नमस्कार, मैं अलका मौर्य, GGIC बहराइच। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में संकलित कविता जवानी की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी के कविता संग्रह हिमकिरीटनी से ली गई है। व्याख्या के पहले मैं आपके समक्ष माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के नौजवानों को अपने देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतया ओतप्रोत कविताओं के कारण आपको भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। आपके पिता नंदलाल चतुर्वेदी अध्यापक थे। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से उत्तीर्ण की। इसके बाद घर पर ही रहकर संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आपने कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। उसके बाद आप प्रभा नामक पत्रिका के संपादक हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई बार जेल यात्रा भी की। कारावास में रहते हुए भी आप निरंतर लिखते रहे और कलम के सिपाही के रूप में देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 में आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति चुना गया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर भारतीय सरकार ने आपको पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की। अपनी कविताओं के द्वारा नवजागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाला ये कलम का सिपाही 30 जनवरी सन 1968 को दिवंगत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और प्रसिद्ध कवि तथा सिद्धहस्त संपादक थे, परंतु कवि के रूप में आपको अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आपके प्रमुख काव्य संग्रह हैं हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, वेणुलोक गूंजे धरा, माता, युगचरण आदि। साहित्य देवता आपके भावात्मक निबंधों का संग्रह है। चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। आपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में रचना कर युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, वह राष्ट्रीय चेतना के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम चतुर्वेदी जी की रचना जवानी की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। यहाँ पर विधवा शब्द तेजहीनता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस काव्यांश में देश की युवा शक्ति में उत्साह का संचार करते हुए उसे देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं। कवि का कथन है, अरे ओ नवयुवकों की पागल जवानी, तो अपने अंदर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे हुए है। कौन कहता है कि तुमने अपना पानी अर्थात तेज रूपी अपना पति खो दिया है और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई है। चल रही घड़ियाँ चले नभ के सितारे, चल रही नदियाँ चले हिमखंड प्यारे। कवि का कथन है कि मैं जिधर दृष्टि डालता हूँ सर्वत्र गतिशीलता ही दिखाई पड़ती है। घड़ियाँ चल रही हैं अर्थात समय निरंतर चल रहा है और नभ के सितारे भी गतिमान हैं। चल रही नदियाँ और नदियाँ भी निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। चले हिमखंड प्यारे और बर्फ के टुकड़े भी पिघल कर अपनी गतिशीलता की सूचना दे रहे हैं। चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए,
2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी सांस चल रही है, सबकी सांस निरंतर चल रही है। फिर ये कैसे हो सकता है कि तू रुक जाए? जब संसार में सर्वत्र गतिशीलता विराजमान है, तब ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि तू रुक जाए? पहन ले नर मुंड माला, उठ समुंड सुमेर कर ले। अर्थात हे युवा वर्ग, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। अर्थात शत्रुओं का नाश करने के लिए तू दूसरों को उत्सर्ग होने के लिए प्रेरित कर। नरमुंडों की इस माला में तू अपने को सर्वोपरि कर ले। अर्थात यदि बलिदान की आवश्यकता पड़े तो तू सबसे आगे आ जा और पीछे मत हट। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों में धरती का जीवन झलकता है, उसी प्रकार हे जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी चूनर ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य क्या त्याग करके उठ खड़ी हो और सर्वत्र क्रांति उत्पन्न कर दे। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने युवकों को या नई पीढ़ी के लोगों को अपने देश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे। कवि इन पंक्तियों में युवकों का आह्वान करते हुए कहता है कि तू अपने बलिदान के द्वारा दूसरों को भी बलिदान के लिए प्रेरित कर। अर्थात बलिदान देने की परंपरा का द्वार खोल दे और अपने बलिदान के द्वारा इस धरती को कंपायमान कर दे। अपने हिमालय की एक एक कण की रक्षा के लिए एक एक सिर समर्पित कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दे। कवि का कथन है कि हे नौजवानों, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे इरादे बहुत दृढ़ हैं। अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास 2 शक्तिशाली हथेलियां हैं। आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने इन हथेलियों के द्वारा पृथ्वी को भी गोल कर सकते हो। अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा को अपने सामने से हटा सकते हो। रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। तुम्हारी नसों में शक्तिशाली गर्म रक्त दौड़ रहा है या ठंडा तुक्ष पानी प्रवाहित हो रहा है, इसकी जांच तू अपना शीश अर्पित करके कर सकता है। इस पद्यांश में मसल कर अपनी इरादों सी पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि पर लटका दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही है संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूथ कर युग में बताती चल जवानी। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया। इस पद्यांश में कवि ने ओजस्वी वाणी में वृक्ष और उसके फलों के माध्यम से युवकों में देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि का कथन है कि हे युवाओं, देखो तो किस प्रकार कली के गर्भ से फलों के माध्यम से वृक्ष अपने मधुर संकल्पों को व्यक्त कर रहा है। ये मधुर संकल्प है बलिदान का। तुम्हारे हृदय में भी इसी प्रकार के मधुर संकल्प प्रकट होने चाहिए। बलिदान होने के मधुर संकल्प प्रकट होने चाहिए। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल, देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। कवि कहते हैं कि फलों के पक जाने पर वृक्षों की डालियों ने फलों रूपे मस्तकों को पृथ्वी की ओर
झुका दिया है, अर्थात वे अपने फल दूसरों के लिए अर्पित कर रहे हैं। हे युवाओं, तुम भी इन्हीं वृक्षों के बलिदान से प्रेरित होकर अपने शीश को अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दो। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। वृक्षों ने फल के रूप में अपना शीश अर्पित कर दिया है। हे जवानी, तुम इस बलिदान की परंपरा को अपने जीवन में उतारो और इस बलिदान की कहानी को युगों युगों तक तो प्रसारित करते रहो। इस पद्यांश में कवि ने व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया है। फलों के माध्यम से शीश अर्पित करने का संकेत दिया है और इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वो डांटता है। रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम ना खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। इन पंक्तियों में कवि ने स्वाभिमान के महत्व प्रकाश डालते हुए उसे किसी भी कीमत पर ना खोने का आह्वान किया है। कवि का कहना है कि श्वान अर्थात कुत्ते का सिर तो होता है, परंतु उसके पास स्वाभिमान नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। वह तो अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए दूसरों की चाटुकारी करता है। इसलिए स्वाभिमान के अभाव में उसकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि दूसरों को वो डांट ले। वह भौंक तो लेता है, परंतु उसमें इतना साहस नहीं होता है कि वह सिंह को डांट ले। रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राणी है पर प्राण से वह जा चुका है। कुत्ता दूसरों की दी हुई रोटी खाता है, किंतु सिंह अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। दूसरों की रोटी खाते ही कुत्ते का स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीवित होते हुए भी वो मरे के समान हो जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है। कवि का कथन है कि हे देश के नवयुवकों, तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है और कुत्तों की भांति दूसरों अर्थात अंग्रेजों की फेंकी हुई रोटी के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं खोना है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। ग्राम सिंह अर्थात कुत्ते, भवानी अर्थात दुर्गा जैसी प्रचंड असीमित शक्ति को तुम्हें ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों के समान आपसी झगड़ों में ही नष्ट नहीं करनी है, अपितु अपनी इस शक्ति को शत्रुओं के संहार में लगाना है। हे मस्तानी जवानी, तुम्हें इस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य करने हैं कि सारी दुनिया तुम्हारा लोहा माने और तू संपूर्ण विश्व का अभिमान बन जाए, संपूर्ण विश्व तुम पर गर्व करे। इस पद्यांश में श्वान उन लोगों का प्रतीक है जो अंग्रेजों की रोटियां खाकर उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इस पद्यांश में परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है और छंद का कोई बंधन नहीं है, वीर रस का परिपाक हुआ है। ये नमग है तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। इन पंक्तियों में कवि ने नवयुवकों को अपने महान और बलिदानी पूर्वजों के बनाए हुए और दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। ये नमग हैं तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। कवि कहता है कि हे नवयुवकों, जिस मार्ग पर तुम चलते हो ये कोई साधारण मार्ग नहीं है, अपितु तुम्हारे पूर्वजों के चरणों की रेखाओं से निर्मित आदर्श मार्ग हैं।
ये मार्ग बलिदान का मार्ग है, जिस पर चलकर हमारे पूर्वज अमर हो गए और उन्हीं पूर्वजों से प्रेरित होकर उनके बलिदान को देखकर युगों युगों तक लोग स्वयं ही बलिदान के लिए प्रेरित होते रहेंगे। विश्व पर पद से लिखे कृति लेख हैं ये धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये। हमारे वीर उत्साही महापुरुषों ने इन बलिदान के पथों का निर्माण किया है। उन्होंने अपने सत्कार रूपी पदों से विश्व भूमि पर अमरता रूपी कृतियों की रचना की है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करती रहेगी। वीर पुरुष जिन स्थानों पर धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये, तात्पर्य है कि वीर पुरुष जिन स्थानों पर अपना बलिदान करते हैं वे तीर्थ स्थानों के समान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमारी संपूर्ण भारत भूमि तीर्थ स्थान के समान आदरणीय एवं पवित्र है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। हे जवानी रूपी रानी, आज तू अपने प्राणों का बलिदान दे करके युवकों के लिए बलिदान की एक नई रेखा खींच दे, अर्थात बलिदान के नए कीर्तिमान, नए प्रतिमान स्थापित कर दे। हे देश के नवयुवकों, तुम उठो और संसार को बता दो कि जवानी का महत्व देश के लिए मर मिटने में ही है। इस पूरे पद्यांश का सार ये है कि युवा शक्ति के बलिदान से ही नए आदर्शों की, नए मार्गों का निर्माण हुआ करता है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेटे खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा ये तरबूज है दो फाँक कर दे, चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी। विश्व माने तू जवानी है जवानी। इन पंक्तियों में कवि ने युवकों को देश के गौरव की रक्षा के लिए, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियाँ समेटी खगोल आया। भूगोल अर्थात भूमंडल, मड़ियाँ अर्थात नक्षत्र और तारे, खगोल का अर्थ है आकाशमंडल। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे नवयुवकों, समय का भूगोल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उसमें कुछ घटनाएं जुड़ती हैं तो कुछ पीछे छूट जाती हैं। तुमने जब जब क्रांति की है तब ये टूटता और बनता रहा है, अर्थात नए नए राष्ट्रों का निर्माण होता रहा है। तुमने ही क्रांति के द्वारा विश्व के मानचित्र और इतिहास की रचना की है। तुम्हारी क्रांति का स्वागत करने के लिए यह ब्रह्मांड अनेक तारा रूपी मड़ियों को अपनी गोद में लेकर के उपस्थित हुआ है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। कवि कहता है कि जिस प्रकार हिम अर्थात बर्फ के समान ठंडा बारूद नहीं जल सकता है, उसी प्रकार जिनके हृदय की भावनाएं ठंडी पड़ गई हैं, जिनके हृदय में ओज और उत्साह की भावना नहीं है, वे क्रांति नहीं कर सकते हैं। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। यदि तुमने प्रलय या परिवर्तन के सपने नहीं देखे तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है, तुम्हारी ये जवानी व्यर्थ है। चढ़ा दे स्वातंत्र्य प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। हे देश के युवकों की जवानी, तू स्वतंत्रता रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब रक्त रूपी जल को समर्पित करेगी, अर्थात अपना खून निछावर करेगी, तब तू अमर हो जाएगी और ये संसार मानेगा कि वास्तव में तेरे अंदर ओजस्विता, उत्साह और वीरता विद्यमान है। तू सच्चे अर्थों में जवानी के गुणों से परिपूर्ण है। इन पंक्तियों में कवि का मानना है
कि विध्वंस की गोद से ही निर्माण के पुष्प खिलते हैं और प्रलय के बाद ही नई सृष्टि का निर्माण होता है। लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। इन पंक्तियों में लाल शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है लाल रंग और दूसरा अर्थ है पुत्र। कवि कहता है कि यदि तुम्हारे खून में लालिमा नहीं है, अर्थात तुम्हारा चेहरा ओज गुण से लाल नहीं है, अर्थात देश के गौरव की रक्षा के लिए यदि तुम्हें बलिदान होने का उत्साह नहीं है, तो तुम भारत माता के लाल कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारी नसों में यदि रक्त की उष्णता नहीं है, तो तुम्हारा शरीर अस्थिपंजर मात्र ही है, और यह अस्थिपंजर देश के किसी काम का नहीं है। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। यदि देश पर बलिदान होने की तुम्हारी प्रेरणा सो गई, तो आटा दाल के समान तुम्हें शत्रु नष्ट कर देंगे। जिस प्रकार आटा दाल को लोग आसानी से खा जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट कर देंगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। कवि कहता है कि तुम्हारे सिर की शोभा छापा तिलक लगाने या माला धारण करने से नहीं बढ़ेगी, अपितु देश पर बलिदान होने से बढ़ेगी। तात्पर्य यह है कि इन धार्मिक प्रतीकों का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक मातृभूमि पर शीर चढ़ाने का भाव तुम्हारे हृदय में पैदा ना हो। वेद की वाणी हो आकाशवाणी, धूल है जो जम नहीं पाई जवानी। कवि कहता है कि जो कविता युवकों में उत्साह न उत्पन्न कर सके, उनको प्रेरित ना कर सके, वह कविता धूल के समान निरर्थक है। भले ही क्यों ना वो पवित्र वेदों से उद्धृत हो या स्वयं देवताओं के मुख से निकलने वाली पवित्र आकाशवाणी हो। इस प्रकार इस संपूर्ण पद्यांश में बलिदान के महत्व को बताया गया है। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं यमक अलंकार का परिपाक हुआ है। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कौन काया कल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की कहानी। इस पंक्तियों में असी का तात्पर्य है तलवार और कायाकल्प का अर्थ है पूर्ण रूपेण परिवर्तन। इन पंक्तियों में युवा शक्ति को क्रांति का अग्रदूत मानते हुए युवकों को आत्म बलिदान की प्रेरणा दी गई है। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कौन काया कल्प का है। कवि का कथन है कि क्या ये संसार तलवार का है, अर्थात क्या संसार को तलवार के बल पर जीता जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये संसार दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों का है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, वही इस संसार को परिवर्तित कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा ही ये संसार जीता जा सकता है। हर प्रलय का कौन काया कल्प का है। कवि का कथन है कि हर प्रलय का उद्देश्य संसार के अंदर पूर्ण परिवर्तन करना होता है। तुम दृढ़ संकल्प के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में प्रलय उत्पन्न कर उसमें पूर्ण परिवर्तन कर सकते हो। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा लिए हैं। जब व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो उसका पतन हो जाता है। जिस प्रकार वायु के हल्के झोंके से फूल नीचे गिर जाते हैं और उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, परंतु कांटे आंधी और तूफान में अपने शीश को स्वाभिमान से उठाए हुए खड़े रहते हैं, उसी प्रकार दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों के हृदय में मर मिटने की भावना प्रबल रूप से विद्यमान रहती है और वे कभी अपने इरादों से विचलित नहीं होते हैं।
जिस प्रकार कांटे फूलों की कोमलता और सरसता के अभिमान को अपनी शक्ति से चकनाचूर कर देते हैं, उसी प्रकार वीर पुरुष भी अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा हृदय में कोमलता के भावों को नष्ट कर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कवि जवानी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे जवानी देख, तेरी नसों के रक्त में जो उत्साह रूपी उष्णता है, इस उत्साह के नष्ट हो जाने पर तेरा रक्त शीतल होकर कहीं पानी के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, अर्थात तेरा जोश ठंडा ना पड़ जाए। मरण का त्योहार जीवन की जवानी। जीवन में जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु को उत्सव और उल्लासपूर्ण समझे। जीवन में बलिदान का दिन ही जवानी का सबसे आनंदमय दिन होता है। इस प्रकार इस पद्यांश में वीर रस, ओज गुण, लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद्य में उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार संपूर्ण कविता कवि की ओजस्वी वाणी से युक्त है, जो युवा वर्ग को अपने देश पर मर मिटने की प्रेरणा दे रहा है। धन्यवाद।